नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हाथरस हादसे के बारे में बात करेंगे, जहां एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन उसके साथ ही ना कहते हुए भी हादसे पर विपक्ष की सियासत जारी है। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात होगी विपक्षी गठबंधन में फिर शुरू हुई है खींचतान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए मना किया था, तो कांग्रेस ने हरियाणा में आप से तोड़ा है गठबंधन। झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासी इलाके में घुसपैठ पर सवाल उठाया है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम योगी से मिले डीजीपी और मुख्य सचिव। हाथरस हादसे में एसआईटी ने एडीजी आगरा के नेतृत्व में शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। एसआईटी ने डीएम, एसपी समेत 100 लोगों के बयान किए दर्ज। ना कहकर भी हाथरस हादसे पर विपक्ष की सियासत जारी। पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी, कहा घटना पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगे हाथ भगदड़ के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। राम गोपाल यादव ने कहा ऐसी घटना होती रहती है, तो अखिलेश यादव ने सवाल पूछने पर पत्रकार को बताया बीजेपी का एजेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए रवाना होने वाले ओलंपिक टीम से मुलाकात कर दिया विजय मंत्र। पीएम ने सुनी खिलाड़ियों के मन की बात, बढ़ाया हौसला, कहा खिलाड़ी इस बार भी करेंगे देश का नाम रोशन। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 17 जुलाई को होगी सुनवाई। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासी इलाके में घुसपैठ पर उठाया सवाल। आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन पर जताई थी चिंता। अवैध धर्म परिवर्तन और आदिवासी इलाकों में घुसपैठ को लेकर अदालतों का सख्त रुख। और सबसे पहले हम आपको, इससे पहले कि इस खबर की बात करें और बताएं कि किस तरह से हाथरस का जो हादसा है उसमें क्या कुछ हो रहा है, हम आपको एक ब्रेकिंग खबर से रूबरू करा रहे हैं। एनबीईएमएस ने नीट पीजी की नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी किया है। नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी किया है। 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी परीक्षा। 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। तो ये ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी परीक्षा, 2 पालियों में होगी ये नीट परीक्षा। 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी परीक्षा और एनबीईएमएस ने नीट पीजी की नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी किया है। नीट पीजी की नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी किया है एनबीईएमएस ने। 11 अगस्त 2024 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 शिफ्टों में होगी ये परीक्षा और एनबीईएमएस ने नीट पीजी की नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी किया है। तो अब नई तारीखों का ऐलान किया है एनबीईएमएस ने। 11 अगस्त 2024 को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 पालियों में आयोजित होगी यह परीक्षा। बेहद महत्वपूर्ण खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। 2 पालियों में आयोजित की जाएगी नीट पीजी की परीक्षा। 11 अगस्त को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनबीईएमएस ने नीट पीजी की नई एग्जाम डेट को लेकर नोटिस जारी किया है। तो नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, नीट पीजी की परीक्षा की नई एग्जाम डेट एनबीईएमएस ने जारी की है और साथ ही साथ ये बताया है इस नई डेट के विषय में कि 11 अगस्त को ये परीक्षा जारी होगी
और 2 पालियों में, 2 शिफ्ट्स में, सुबह और शाम की पाली में ये परीक्षा होगी। अब बात करते हैं अपनी पहली खबर की और बात करेंगे हाथरस में सेलेक्टिव सियासत की कि आखिर ये सेलेक्टिव सियासत हाथरस में क्यों है, क्योंकि जब से ये भगदड़ हुई है और 121 लोगों की मौत हुई है उसके बाद से ये जो सियासत है उसकी शुरुआत हुई है। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। नारायण साकार हरि के आयोजन में उनके पैर छूने पर मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में जो बाबा है वो फरार है। भगदड़ के बाद इलाके में खुद को भगवान बताने वाले बाबा की चर्चा जोरों पर है। समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा के पास वोट है तो नेता और प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। वो वोट बैंक के कारण साकार हरि पर बोलने से बचते हैं नेता और प्रशासन पर सवाल उठाते हैं क्योंकि साकार हरि के पास वोट बैंक है। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा इन्हें तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। प्रशासन की साथ ही साथ खामियां गिनाई। राहुल गांधी ने कहा कि घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा गए। उन्होंने कहा कि सारी कमी जो है, गलती जो है वो पुलिस प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने साकार हरि के दरबार में जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भगदड़ और लोगों की मौत के लिए यूपी पुलिस जिम्मेदार है, तो यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया अखिलेश यादव ने। वहीं सपा नेता राम गोपाल यादव ने इसे गंभीर घटना मानने से ही इनकार किया। कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। राहुल गांधी की सेलेक्टिव सियासत की अपनी वजह है। क्या है इस सेलेक्टिव सियासत की वजह, यह भी समझने की जरूरत है। अभी जहरीली शराब पीने से तमिलनाडु में दर्जनों लोगों की मौत हुई लेकिन राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, वो उस पर चुप्पी साधे रहे। लेकिन हाथरस हादसे में उनका तंज सामने आया है। हादसों पर इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स से नुकसान सिर्फ आम लोगों को होता है, पीड़ितों को होता है। हाथरस में लोग गुमराह हुए हैं, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अंधविश्वास को धता बताना ये एक सभ्य समाज का काम है। इस बीच भगदड़ में 121 लोगों की मौत पर गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम योगी ने हाथरस हादसे में घायलों को तुरंत इलाज और दूसरी सहूलियत की व्यवस्था की है। यूपी सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। 6 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। दर्जनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की है लेकिन बाबा फरार है। साकार हरि बाबा पर कई मुकदमे दर्ज हैं और बाबा खुद को भगवान साबित कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के लिए जुडिशियल कमीशन भी गठित किया है। बड़ा सवाल है, समाज को भ्रम जाल में फंसाकर गुमराह करने वालों को क्या किसी नेता का संरक्षण मिलना चाहिए? क्या नेताओं को इन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? बड़ा सवाल है कि समाज को भ्रम जाल में फंसाकर गुमराह करने वालों को क्या किसी नेता का संरक्षण मिलना चाहिए? तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब अगर तमिलनाडु से लेकर के और कर्नाटक में और दूसरी जगहों पर अगर कोई घटना होती है, अभी देखिए शराब पीकर मरने वालों की हुज ट्रेजेडी में कुछ लोगों की मौत हुई लेकिन उस पर राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन वो हाथरस पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पीड़ित थे उनकी बात कही उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ जो प्रशासन था उस पर सवाल उठा दिए। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सबसे पहले ये सुनाते हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और इस हादसे के पीड़ित क्या कुछ कहते हैं, आइए उनकी बात भी हम आपको सुनाते हैं। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पढ़ते चले गए हैं। वो बोल के चले गए कि आप जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा, तुम्हें बात करते ऊपर तक जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने बड़ा दिलचस्प ये कहें कि एक शॉकिंग बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। तो
हादसा ही होता है, सबरीमाला में हुआ और जगहों पर होता है, हादसा तो होता ही रहता है। ये जो संवेदना है उसको समझने की कोशिश है। फिलहाल उन्हीं के पार्टी के मुखिया, उनके भतीजे अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। अखिलेश जी, रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कोई जनसभा संबोधित कर रहे हो। पीछे ढेर सारे लोग बैठे हैं। जब वो सवाल पूछते हैं, अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उस पर यह कहा जाता है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और उनके साथ में खड़े लोग जो हैं वो तालियां बजाते हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा, वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में नीरज सिंह जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ में हाथरस से। नीरज, आपके पास आएंगे, फोन लाइन पर नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे अभी तक क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ हाथरस से आप जानकारी हमको देंगे? देखिए, अभी तक अपडेट ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो अभी भी कई सारी जगह पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जो सेवादार हैं और जो उनके कह सकते हैं कि जो करीबी लोग हैं जिन्होंने आयोजन की अनुमति ली थी, जो मुख्य सेवादार है उसको ढूंढने के लिए जो पुलिस है वो जगह जगह छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कर रही है। आज राहुल गांधी भी पहुंचे थे और अलीगढ़ राहुल गांधी आए। इसके अलावा हाथरस में भी जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। राजनीतिक बात ना कहने की बात राहुल गांधी ने कही कि वो यहाँ पर आए हैं लेकिन राजनीतिक बात नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने बाबा, जो सेवादार और जो आयोजक हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति राहुल गांधी यहाँ पर करके गए, क्योंकि पूरे आप देखें कि हर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि बाबा की जिम्मेदारी थी। बाबा अगर लोगों के कष्टों को दूर करता था तो जब कष्टों में लोग पड़े हुए थे तो उस समय बाबा भाग के क्यों चला गया, उसके सेवादार क्यों छुपे हुए हैं, जिन्होंने आयोजन की जो अनुमति ली थी वो तमाम लोग कहाँ भाग गए। 6 लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जो एसआईटी है वो आज अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देगी। उस एसआईटी ने तमाम लोगों से बयान लिए हैं, तमाम लोगों से पूछताछ करी है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस के कर्मचारी, एसएचओ, दरोगा, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के नर्स से लेकर डॉक्टर, तमाम कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी, उन सभी से लंबी पूछताछ करके उनके बयान दर्ज किए हैं। ये चिन्हित किया है कि किन किन लोगों ने गलतियां की हैं, किन किन लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभाई है, और वो सारी रिपोर्ट शासन को आज उम्मीद की जा रही है कि वो भेज देंगे। और उसके बाद जो जानकारी जैसी कि हमें मिली है कि उसके बाद बड़े पैमाने पर जो तमाम कर्मचारी हैं उनके खिलाफ शासकीय कार्रवाई शुरू होगी। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी दोषी हैं, चाहे जो सरकार में बैठे लोग हों, प्रशासन के लोग हों, और या जिन्होंने आयोजन की जिम्मेदारी उठाई थी, उनमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इंतजार यही किया जा रहा है कि शासन के पास एसआईटी की रिपोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार उस पर एक्शन लेगी। जी बिल्कुल, और एसआईटी जो जांच रही है उसमें उसका क्या जो है निष्कर्ष है वो उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस पूरी चर्चा में हम विनोद मिश्रा जी को भी जोड़ेंगे। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से नाना करते हुए कि सियासत नहीं करनी चाहिए, हम एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए क्योंकि 121 लोग की मौत हो गई, लेकिन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो जो साकार हरि बाबा हैं उनके बारे में, जो उनके सेवादार हैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन यूपी सरकार और प्रशासन के ऊपर सवाल उठा गए राहुल गांधी। ये किस तरह की सियासत है? निखिल, मैं अगर आप कहूं आपकी रिपोर्ट से तो ये सिलेक्टिव सियासत की एक इंतहा है। सिलेक्टिव सियासत मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका बनती है और उनको जाना चाहिए और जाके वहां लोगों के साथ संवेदना उनको व्यक्त करना चाहिए, जो उन्होंने किया है। लेकिन सवाल सेलेक्टिव सियासत की बात है, जो आप अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स के बाइट आपने सुनाया उसमें आप ये देखिए कि हर कोई जो पार्टी के नेता है विपक्ष में वो अपनी अपनी बात को स्कोर करने में लगे हुए हैं। उन्हें बाबा से लेना देना नहीं है, उनको यूपी गवर्नमेंट को टारगेट करना है।
अखिलेश यादव को यह सवाल कितना असहज लगता है कि जब उनके चाचा रामगोपाल यादव पार्टी के महासचिव हैं, वो कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, ऐसे ही हादसाएं तो देश में होती रहती है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि एक मासूम समाज जो है, उस समाज में एक ठग, मैं ठग कहूंगा कि 2000 से लेके वो एक पुलिस कांस्टेबल है साकार हरी, और उस पे ये पुलिस केस के दर्जनों मुकदमे हैं यूपी में, वो अचानक एक दिन एक सेल्फ पे गॉड बन जाता है, वो कहता है कि मैं ही भगवान हूं, ठीक है, मेरा नया अवतार आपसे है। और चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल लिए चलेंगे आपको विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। Russia and Austria. We are also joined in the dais by Secretary West, Shri Pavan Kapoor, and Additional Secretary Eurasia Division, Shri Charanjit Singh, along with Additional Secretary who looks after Central Europe, Shri Arun Kumar Sahu. With that, sir, I invite you to make your opening remarks. Thank you very much, Secretary West, Pawan Kapoor, colleagues from the ministry, friends from the media. Thank you very much for coming out this afternoon for this special briefing. I would like to brief our friends from the media, as Randeep just said, on Honorable Prime Minister's upcoming two-nation tour to Russia and Austria. Honorable Prime Minister will pay an official visit to Moscow on 8th-9th July at the invitation of the President of the Russian Federation for the 22nd Annual Summit. The last, that is 21st Annual Summit, you would recall, was held in New Delhi in December 2021. The two leaders thereafter met in September 2022 in Samarkand on the margins of the SCO summit in Uzbekistan. They have also stayed in touch with each other through several telephonic conversations through these years. As of now, Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the afternoon, late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. Honorable Prime Minister will depart Moscow for Vienna in the afternoon of 9th July. The 22nd Annual Summit between India and Russia would provide an opportunity to the two leaders to review the whole range of bilateral issues, including defense, trade linkages, investment ties, energy cooperation, S&T, education, culture, and people-to-people exchanges. They would also share perspectives on regional and global developments of mutual interest. They would also assess the status of bilateral engagements in groupings such as BRICS, Shanghai Cooperation Organization, G20, East Asia Summit, and the UN. The issue of early discharge of Indian nationals who have been misled into the service of the Russian army is also expected to figure in the discussions. Other areas of interest could also include cooperation across the range of areas that I just listed out above. India-Russia have a special and privileged partnership since 2020, which has remained resilient in the wake of multiple geopolitical challenges that the world has been facing. Annual summit between the two leaders is the highest mechanism to steer and drive the cooperation between our two countries. Our bilateral exchanges with Russia have also remained fairly frequent over the last year. The two foreign ministers have met several times last year. Most recently, they met
day before yesterday on the sidelines of the SCO summit. EM had also visited Moscow and St. Petersburg in December last year, and the two national security advisors have also met a few times last year. India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to 60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. We also have growing investment ties between the two countries, including in the field of energy, banking, railways and steel. These are the growing areas of our investment partnership. Russia also remains an important partner for India's energy security and defense. In the area of nuclear energy, Kudankulam Nuclear Power Plant, Units 1 and 2 have already become operational, and the work is progressing on Units 3 and 6. In the field of defense also, we continue to work closely across a full range of its subdomains. Both sides are currently working on a series of outcome documents which would be the result of this summit. The specifics of these outcomes would be shared with our media friends as and when they are finalized. In the second leg of the trip, Prime Minister will be visiting Austria on 9-10 July at the invitation of the Chancellor of Austria. This will be Prime Minister Shri Narendra Modi's first visit to Austria. Prime Minister had met the then Austrian Chancellor, who is now the Foreign Minister, His Excellency Schallenberg, in October 21 on the sidelines of COP26 in Glasgow. The last Prime Ministerial visit, I must mention, from India to Austria took place more than 40 years ago. In terms of programming elements, the Prime Minister, besides the ceremonial welcome being accorded to him, would also call on the President of Austria and hold restricted delegation level talks, as also a high-level business engagement in Austria. Austria is an important Central European country, the headquarters of, as you would all know, International Atomic Energy Agency, UNIDO, UNODC and OSCE. Austria offers excellent opportunities for bilateral cooperation in infrastructure, renewable energy, high technology areas, startup sectors, media and entertainment. Austria-India trade is largely balanced and has registered good growth over the last couple of years. Our investment linkages also continue to grow, even though in volume terms they may be small. Several Austrian companies have presence in India. In February 24, in India-Austria Startup Bridge was also launched, which has already had a very promising start. India and Austria had also signed a comprehensive migration and mobility agreement in May last year, and both sides will continue to work closely to expand and explore new areas of bilateral partnership. The visit, we are confident, will allow us to discuss various areas of importance in bilateral engagement, as also issues of regional and global importance of mutual interest, and help broaden the scope of our partnership. I would stop here and take questions. Secretary West is here with me to answer any questions relating to the Austria leg of the visit. Thank you very much. Can you start, Siddharth from Beyond. My question is, how much will the conflict in Ukraine be part of the conversation when PM meets President Putin? And will India also discuss the aggressive actions by the Chinese in the Indo-Pacific? Pranay? सर, प्रणय उपाध्याय जी न्यूज़ से। आपने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान एक फोकस होगा कि जो भारतीय वहां यूक्रेन की सैन्य मोर्चे पर हैं उनकी वापसी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुमान के अनुसार कितने भारतीय जो हैं
वो इस तरीके की उनकी संख्या है। और दूसरी बात, रशियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर से जब प्रधानमंत्री बात करेंगे तो ये मुद्दा हम पहले भी उठाते रहे हैं, क्या हमारा आग्रह होगा और मांग होगी। Ranjan Sharma, RT Russia Today. May I ask why Russia was chosen as the first destination for a bilateral ever since Narendra Modi was elected? Thank you. Huma here. So I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. I have two questions. You talked about the defense being also on the agenda. So there's a delay in the delivery of S-400s. Will that also be discussed? And my second question is, what about space sector? Is India going to discuss further cooperation in the space sector with Russia? Ayushi. This is Ayush Agarwal from ANI. Sir, will there be any announcement of opening new consulates in Russia too, apart from which we have in St. Petersburg and Vladivostok? So Dhairya Maheshwari from Sputnik India. So my question is, the first question is regarding the G7 nations. They have called for tightening, sanctions and cracking down on circumvention of sanctions. India and Russia have been looking to diversify trade, increasing Indian exports. So how does India reconcile both the issues? And sir, the second question is, yesterday President Putin, he said that Russia views the Taliban as an ally in the fight against terrorism. Does India see eye to eye with Russia on this? What's your perception on the Afghanistan situation? Thank you, sir. Kunal. So this is Kunal Dutt from PTI. Last summit saw 28 MOUs signed and a joint statement being issued. This time, sir, how many MOUs are expected, and what are some of the areas in which the cooperation would be expected, sir? Thank you. We'll come back for more questions. Sir, over to you. Thank you very much. Look, as I mentioned to you in my opening remarks, this is the 22nd annual summit. In all the past summits, whenever Prime Minister has met with the Russian President in the past, and also even in the sideline meetings, for example, I referred to the meeting in Samarkand in 2022, the issues of regional and global importance for both countries are always taken up by the two leaders. You are well aware of what the Honorable Prime Minister spoke when he referred to the ongoing conflict in Ukraine at that time with Russian President. So we are all aware of that. And those issues in terms of how they impact the countries of the Global South, how they have a bearing on the peace and stability in the larger region, and how they also interface with some elements of bilateral engagement would naturally be would expect it to figure in the discussion. Although I think it would not be correct for me to really prejudge the entire spectrum of issues that would figure in the discussion between Honorable Prime Minister and the Russian President. The same would apply to the second part of your question. The developments in Indo-Pacific have a spectrum of opportunities and a spectrum of challenges, and given that they are of significance to both India and Russia, it is possible that they might also figure in the agenda. But again, as I said, it's not correct for me to prejudge what the two leaders would speak about, except to say that issues of regional and global importance would constitute an important element of the conversations that the two would have. प्रणय, आपका जो प्रश्न है जो भारतीय नागरिक रशियन आर्मी में
जो गुमराह करके लिए जा रहे हैं और जो वहाँ पर हैं। देखिए जो एग्जैक्ट नंबर है वो तो कहना शायद थोड़ा कठिन होगा, बट ऐसा अनुमानित है कि ये संख्या कहीं भी 30 से लेकर 40-45 तक शायद हो सकती है, मगर ये केवल अनुमान है। लेकिन मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि जब हमें जिस किसी भी भारतीय नागरिक को लेकर ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसको गुमराह करके रशियन आर्मी में काम करने के लिए ले जाया गया है, तब हमने बहुत ही सशक्त रूप से, सुदृढ़ रूप से इसको रशियन साइड से उठाया है। भारत में भी वह लोग जो कि भारतीय नागरिकों को गुमराह करके, रिक्रूट करके वहाँ ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है और पूरे प्रयास किए गए हैं कि जितनी जल्दी हो भारतीय नागरिक वापस लौटें। हमारा ये भी लगभग 10 के आसपास 10 भारतीय नागरिक इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारत वापस लाए जा चुके हैं और रशियन नेतृत्व के हर स्तर पे, औपचारिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हमारा ये बहुत ही प्रबल आग्रह रहा है कि भारतीय नागरिक जो कि गलत प्रक्रियाओं से, गलत तरीके से रशियन आर्मी में ले गए हैं, उनकी शीघ्र अतिशीघ्र भारत वापसी हो। ये हमारे सतत प्रयास रहे हैं और ये प्रयास हर स्तर पे रहे हैं और स्वाभाविक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका भी जिक्र उठाने की हम अपेक्षा वहाँ पे रख सकते हैं। On the question relating to Prime Minister's visit, as I mentioned in my remarks, the 21st annual summit was held way back in 21. Thereafter, for last 3 years, there hasn't been an annual summit, although the two leaders have met on the sidelines and have spoken on the phone. So the bilateral visit this time is just a scheduling priority that we have undertaken, and that's what it is. On the question of Humaji, on your question relating to defense cooperation, look, it's I would not be able to comment on the specific elements of discussions under each agenda item, except to say that defense cooperation, India-Russia defense cooperation, is a very important segment of our privileged and strategic partnership, and various elements of it, whether it relates to co-production opportunities between India and Russia here, whether it relates to supply of spare parts for the existing Russian platforms in India, whether it relates to other equipment that might be involved, what kind of defense cooperation should the two countries have. Those are various subdomains of larger defense cooperation. So those could potentially come up in discussion between the two leaders, but what exactly would be the specifics of it, I would not be able to comment. But I would also like to say that this is an important area of our cooperation, and the two ministries of defense have been in very, very regular touch on taking up the issues that are of priority to us. The same applies to the space sector also. It has a wide-ranging spectrum of elements that the two countries cooperate in, and this will also be an important, this is and will continue to remain an important area of our cooperation. I don't have anything specific to share with you, Aishri, with regard to the opening of the consulates, except to give you a generic sense that it remains our consistent effort to ensure that our diplomatic presence all across the world is expanded, to respond to not just the need of India's bilateral relationships with many of those countries, but also to respond to many of the consular needs that may arise from in a given country from time to time. But nothing specific at this stage to share with you.
to the question from Smutnik on the G7 sanctions. Look, we on our part have always been very careful in adhering to the UN sanctions. Insofar as the G7 sanctions are concerned, we have been in very regular touch with G7, essentially to protect and progress our national interest and our national needs when it comes to our economic interest and our political interest, whether it relates to diamonds or it relates to other sectors of industry and economy. Look, it's not correct for me to comment on any country's position on any other part of the world, except to repeat to you that, which we have said at many occasions in the past also, that insofar as India-Afghanistan ties are concerned, our relationship with Afghanistan is very heavily people-centric. We have a technical mission presence in Kabul, which essentially responds to the humanitarian and development priorities of Afghan people as they relate to India's capabilities and strengths, which could meet some of those requirements. I don't have specific number or the listing of the MOUs that would be signed to be shared, but as and when they are concretized and finalized, we'd be more than happy to put it out and share them with you. We'll have the second round of questions. Siddharth. Hi sir, I'm Siddharth from CNN News 18. So whether the issue of international north-south transport corridor will be taken up, as Prime Minister Modi yesterday in his statement, which was read by EM Jaishankar, highlights the progress that took place recently on Chabahar port. Thank you. Okay. Jaiprakash. सर मैं जयप्रकाश हूँ दैनिक जागरण से। आपने कहा कि ट्रेड इम्बैलेंसेस पर बात होगी और प्रायोरिटी ये रहेगा आपके लिए। अभी सर हमारा जैसा आप जो डाटा आपने दिया है $55 बिलियन का ट्रेड इम्बैलेंस है रसिया के फेवर में, तो क्या प्रपोजल है अपना कि इसको कम किया जा सके? Shruti. Sir, Shruti Ranjan from Bloomberg, sir. If you could give us any clarity whether the two leaders are going to discuss the India-Russia payment mechanism, and also can we expect, more Russian investments from the money that is stuck in India? Sanjeev. This is Sanjeev Barua from The Week. Prime Minister Modi and President Putin will meet just a day before the major NATO summit in Washington. Again, the next stop, the Prime Minister will be leaving for Austria, which is a neutral country. Can one articulate the messaging here from the Indian perspective? Smita. Hi, Smita Sharma. It's actually a related question because in Bergenstock at the Ukraine summit, I had spoken to the Austrian Chancellor, who, while recalling Nehru's role in Austria's freedom from Soviets, also hoped that India would play a more proactive role in bringing Ukraine and Russia to the dialogue table. Is there any scope of an Indian intervention here, given the fact that the party in the run-up to the elections had claimed that the Prime Minister had intervened in the war? Gautam. Thank you. I'm Gautam Lahiri. My question relates to civil nuclear cooperation. As you have said in your initial statement, a few years ago, India has proposed a few sites for building up nuclear power plant, and one of them was in Haripura, that is the West Bengal. So there was some dispute, but still that is in the table. I found from the Atomic Energy Ministry statement. So whether you will be proposing to carry on these sites, including the Haripura, or will you propose a new alternative site for that? Suhasini. If I could ask after Sanjeev's question as well, the fact that Prime Minister Modi and President Putin are going to be meeting on exactly the same day as Mr. Biden,
welcomes Ukrainian President Zelensky, as well as all the NATO members and some Indo-Pacific members as well. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की जो आगामी यात्रा है 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, उसके विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है और ऑस्ट्रिया कोई प्रधानमंत्री 40 वर्षों के बाद जा रहा है, तो बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है रूस और ऑस्ट्रिया दोनों के लिहाज से। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन, क्या सब कुछ ठीक है? लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे विपक्षी गठबंधन में फिर शुरू हुई खींचतान। क्या कांग्रेस और आप साथ साथ नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली को लेकर के देखा, आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, तो अब हरियाणा को लेकर के कांग्रेस ने भी साफ किया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि वो हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ने की पहल इंडिया गठबंधन की सहयोगी आम आदमी पार्टी ने ही की थी। जयराम रमेश ने कहा कि पंजाब में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, तो हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, और ममता बनर्जी ने पहले ही साफ किया था कि बंगाल में भी कोई गठबंधन नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से ये गठबंधन बिखरने की कगार पर है, बिखर रहा है। केरल में CPM गठबंधन से अलग है, फिर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा दिल्ली में 234 कैसे है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। संसद सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ चट्टानी एकता दिखाने वाले विपक्ष का टेस्ट अभी महाराष्ट्र में भी होना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये पूरा जोड़ तोड़ सिर्फ सत्ता के लिए है? क्या दिल्ली की राजनीति सिर्फ मोदी विरोध की है? कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों को विपक्ष की सियासत में कितना मौका देती है, ये देखना अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों को विपक्ष की सियासत में कितना मौका देती है, ये भी देखना बाकी है। और ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष की जो सियासत है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं उसमें भी लीड लेने की कोशिश की जा रही। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़ेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार, समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। इसीलिए
राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है कुंभलगढ़ किला। 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल हैं। कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की यह विशेषता है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और एक बार फिर हम रुक करेंगे अपनी खबर का, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी एकता जो है उसमें कहीं ना कहीं एक बार जो जिसको दरार की बात कही जा रही है वो सामने नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा था। पहले दिल्ली और अब हरियाणा, पंजाब, सभी जगह उनके गठबंधन में दरार आ गई है। हरियाणा के को लेकर के कांग्रेस ने एक बार साफ तौर पर घोषणा की है कि वो हरियाणा में भी एकला चलेंगे। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़े हुए हैं। धीरज, किस तरह से ये देखते हैं पूरी सियासत को? पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खुद रुखसत किया कांग्रेस को, और अब कांग्रेस ने हरियाणा में कहा कि हम अकेले चलेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, अगर हम इस चुनावी गणित को इस आधार पर देख सकते हैं कि हाल में जो दिल्ली में जो घटना हुई है, चाहे वो दिल्ली में बारिश की वजह से जो जल जमाव की समस्या हुई थी, और पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से जो कांग्रेस के जो नेता थे वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर बने हुए थे। और यहाँ तक जो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव ने, उन्होंने ट्वीट करके और एक लेटर के जरिए उसने बात यहाँ तक पहुँची थी कि उन्होंने जो जल मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगा था, और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो दिल्ली में जो पहली बारिश के बाद ही दिल्ली की जो स्थिति, जल भराव की जो स्थिति दिल्ली में बनी, और जो दिल्ली में जो नदियां या तालाब कहीं हमको देखने को मिला, वैसे स्थिति दिल्ली में बनी। तो उसके पीछे उसने बताया था कि भ्रष्टाचार है आम आदमी पार्टी का, कि हमें पता है कि बारिश आने वाला है, मानसून सत्र मानसून की तैयारी हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैसे जो उनके नाले जो उसकी कैसे सफाई हो, जिसमें कि बारिश के बाद वहाँ पे पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके। तो एक मसला हमने ये देखा कि ये दोनों पार्टियों में जो एक बनाव की स्थिति थी, वो दूरियां बनना उसका शुरू हो गया था। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया है, उस सवाल के पीछे ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ठीक है, वो गठबंधन इस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन है कि जहां उनको लगता है कि हम इनके बिना ही चुनाव जीत सकते हैं, तो वहां दोनों पार्टियों में कोई, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है धीरज कि जब गठबंधन के बिना चुनाव जीत सकते हैं, आम आदमी पार्टी कहीं चल रही है, ममता बनर्जी का अपना गुणागणित है, और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि सीपीएम भी इस गठबंधन के साथ नहीं खड़ी दिखती है। फिर ये आंकड़ा जब विपक्षी एकता की बात होती है तो 234 बताया जाता है। तो क्या सिर्फ मोदी विरोध करना ही ये विपक्षी एकता की बात है? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आंकड़े के नजरिए से अगर इसको अब तलाश करने की कोशिश करेंगे तो केवल जो केंद्र सरकार है उसका विरोध करना ही जो इंडी गठबंधन का यह प्रमुख फार्मूला है। क्योंकि कल जो एक संवाददाता सम्मेलन में जयराम रमेश ने इसका साफ खुलासा किया कि राज्यों में
गठबंधन हमारा विधानसभा चुनाव के लिए होगा, किन पार्टियों से होगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी तय करना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर ये देखना है कि मोदी का विरोध जो है वही सबसे बड़ा एजेंडा है विपक्ष के लिए। तो वो खुद एक नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हम मिल करके मोदी के विरोध में 234 है, वो कैसे होता है वो गणित वही लोग समझते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए धीरज। और इसके बाद बात करेंगे कि घुसपैठ और अवैध धर्मांतरण पर कोर्ट यानी अदालतें अब सख्त होने लगी हैं। खबर झारखंड हाईकोर्ट से है और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस तरह के इससे जुड़े हुए एक फैसला दिया था। झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला है। झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बेदखल करने को लेकर एक्शन लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान घुसपैठियों की राज्य में उपस्थिति के ऊपर रिपोर्ट मांगी है और राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कहा है रिपोर्ट दें। कोर्ट का हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश, 2 सप्ताह के भीतर राज्य में मौजूद घुसपैठियों का पता लगाएं। अदालत ने कहा घुसपैठियों को चिन्हित करें और उन पर क्या कार्रवाई की गई है इसके बारे में भी बताएं। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई की गई है इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल करें, घुसपैठियों को चिन्हित करें और उनको कैसे बाहर निकाला जाए इसको एक कार्यनीति भी लेकर के आया। हाईकोर्ट ने घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि ये सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। एक याचिका में अदालत को बताया गया था कि किस तरह से राज्य में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है अवैध तरीके से। संथाल परगना के वो जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं उनमें धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बांग्लादेश से प्रतिबंधित संगठन झारखंड की जनजातीय लड़कियों से शादी करके उनसे धर्मांतरण करवा रहे हैं और यह सुनियोजित तरीके से हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए हाईकोर्ट ने उपायुक्तों को शपथ पत्र देने को कहा है। संथाल परगना के 6 जिलों के उपायुक्तों को शपथ पत्र देने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा के उपायुक्तों को शपथ पत्र देने को कहा है। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अवैध रूप से हो रहे धर्म परिवर्तन पर चिंता जताई थी। कहा था यह अवैध धर्मांतरण बिल्कुल गलत है, इसको रोका जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST लोगों के अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और साथ ही साथ ये भी कहा था कि लोगों को लालच देकर खेल जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन जाएगी। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये विषय जो है ये बेहद गंभीर है और ये पहली बार नहीं उठाया गया है और अब इसको अगर ये इस लाइट में देखा जाए कि अब अदालतें भी सख्त हो गई हैं कि ये कम से कम सर के ऊपर से पानी जा रहा है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर पहले ये एक राजनीतिक मुद्दा तक नजर आता था और झारखंड में ये जो संथाल परगना है इसको डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर लगातार जो भाजपा है वो हमलावर है कि किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है, जो संथाल के 6 जिले हैं वहां पर किस तरीके से जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर एक तरीके से जो आबादी है, एक विशेष समुदाय की आबादी है वो कई गुना तक बढ़ गई है। तो इसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। वहां के जो स्थानीय विधायक हैं अनंत ओझा भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने तो कई प्रमाण दिए कि कई ऐसे बूथ वहां पर हैं जहां पर की आबादी 2014 और 2019 और 2024 के चुनाव तक आते आते 4 से 5 गुना तक बढ़ गई उनकी आबादी। तो इसमें उन्होंने एक आरोप लगाया था और उसके बाद जो जनहित याचिका हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं इसको लेकर दायर की गई थी और उसके बाद उस मामले पे 2 दिन पहले सुनवाई होती है तो हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कई तल्ख टिप्पणी की है, राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी पूछा है कि ये बॉर्डर से किस तरीके से ये बांग्लादेशी को जो घुसपैठी है वो यहाँ पर घुस रहे हैं। तो उसके बाद से जो झारखंड में एक तरीके से राजनीति है वो पूरी तरीके से गरमा गई है और चाहे वो सत्ता पक्ष हो और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर तीखी जुबान से हमला कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं कि ये संथाल परगना में जो डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही है या जो देश के दूसरे कोने में जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है तो निश्चित तौर पर ये जो विषय है वो काफी गंभीर है और एक चिंता भरी बात भी है और उसको लेकर अब राजनीति निश्चित तौर पर तो इस पर सियासत कुछ भी हो रही हो दिवाकर, लेकिन ये जरूरी है कि कम से कम वो जो आदिवासी है उनका जो राइट्स है वो सुरक्षित किया जाए और ये जो जिस तरह से अवैध तरीके से लगातार ये जो घुसपैठ और धर्मांतरण हो रही है इस पर रोक लगाई जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर। तो इस वक्त के आज के अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत